हेलो हेलो। दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? हम दोबारा आए हैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके, जैसे बहुत कि ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाँ। हर बार की तरह। और टॉपिक है विजिटर वीज़ा कि क्या प्रोसेस होता है। और मतलब मेरा अभी रिसेंटली मेरी मदर का विजिटर वीज़ा मैंने लगाया था और वो अप्रूव हो गया है। तो मैं उसकी इन टाइम 20 days। यस, इन 20 days। तो मैं उसकी पूरी टाइमलाइन भी शेयर करूँगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा, पूरी चेकलिस्ट बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं और कैसे आप अपना केस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊँगा। आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और मैं आपको धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा ऑन विजिटर वीज़ा। ये कंप्लीट वीडियो होगी, आपको कहीं और जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। विजिटर वीज़ा के बारे में आपको जो जो जानना है, क्या लगता है क्या नहीं लगता, कैसे क्या होता है, ये एक तो वीडियो है। आप इस वीडियो को रेफर करो, आप खुद ब खुद विजिटर वीज़ा किसी का भी अप्लाई कर सकते हो। और क्योंकि मेरे पास इस टॉपिक पे शेयर करने के लिए कुछ नहीं है, बट आई स्टिल वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जस्ट लाइक ऑलवेज आई एम द अटेंशन सीकर। तो मैं यहाँ बैठ के कुछ तो ना कुछ फाइनली आप मेरे को इस वीडियो में ज्यादा बोलते हुए देखोगे दोस्तों। वो जो भी मैं है, ज्यादा बोलूंगा। जो भी है कंप्लेन करता है कि आप सर को बोलने नहीं देते। दिस वीडियो इज फॉर यू। सर बोलेंगे, बट मैं यहाँ से कुछ ना कुछ करती रहूंगी, सो दैट आई एम आल्सो पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चेकलिस्ट बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बाद मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। चेकलिस्ट पहले क्यों बता रहा हूँ, रीज़न उसका ये है क्योंकि हमें पूरा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमारे पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए तैयार, ताकि हम अपनी एप्लीकेशन बना सके, अपना अकाउंट बना सके और सबमिट कर सके एप्लीकेशन। तो यहाँ पे दो पार्ट आते हैं चेकलिस्ट में। एक होता है स्पॉन्सर, अगर मैं अपना केस लेके चल रहा हूँ, मेरा एज ए स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और एक एज ए एप्लीकेंट मेरी मदर के जो रिक्वायर्ड थे वो। तो यहाँ पे स्पॉन्सर और एप्लीकेंट दो पर्सन्स के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग रिक्वायर्ड होते हैं। क्या तो क्या आप ये भी बताओगे कि किस किस का विजिटर वीजा हम अप्लाई कर सकते हैं? आप विजिटर वीज़ा तो आप अपने दोस्तों का भी कर सकते हो, फैमिली मेम्बर्स तो है ही है तो वो फॉर आप बाद ऑब्वियस में रीजन। बताओगे वीडियो में? नहीं नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। विजिटर वीज़ा तो आप किसी का भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली क्या है, बस थोड़ा केस स्ट्रांग होना चाहिए। आप आजकल की सिचुएशन अगर को देख के मैं बताऊं तो पेरेंट्स के विजिटर वीज़ा काफ़ी जल्दी लग रहे हैं, मतलब पॉजिटिव उस पर रिस्पॉन्स पे आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी अपने भाई बहन और अपने दोस्तों को बुला रहे हो तो उसमें थोड़ा कम है, ठीक है। बाकी चेकलिस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा एप्लीकेंट, हम जिसके लिए विजिटर ऐसा वीज़ा नहीं है अप्लाई। भाई बहनों को बुला रहे हो तो उसमें कोई कम है, उसका भी एक वे है जो इस वीडियो के एंड में अमित आपसे शेयर करेंगे कि अगर भाई बहन और दोस्तों का बुलाना है तो क्या वो तरीका है जिससे आप उनको विजिटर वीजा प्रूफ करा सकते हैं। वो ये हाँ। वीडियो के एंड में बताएंगे, एंड में। तो देखनी मैं पड़ेगी वीडियो पूरी। और मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही रही हूँ, देखो, बीच में बोलने का। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेकलिस्ट एप्लीकेंट के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, डा जिसके अंदर कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी बची होनी चाहिए। और मेरा सजेशन ये होगा कि आप अपना पासपोर्ट अगर 2 साल या 3 साल कुछ भी, मतलब रिन्यू करवा के करो अप्लाई तो अच्छा है, क्योंकि ना चांसेस होते हैं। हालांकि अभी रिसेंट जो रूलिंग करी है कनाडा गवर्नमेंट ने कि हम बाय डिफॉल्ट जो पूरे थ्रू आउट जो पासपोर्ट की वैलिडिटी होती थी उसका हम विजिटर वीज़ा दे देते थे, वो अब विजिट जो वीज़ा ऑफिसर होगा वो उसके डिस्क्रिप्शन पे होगा, वो जिसको देना चाहेगा वो ही देगा और बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा बेसिकली। अगर वो सोचेगा कि सामने वाले को मैं 6 महीने का दूंगा विजिटर वीज़ा तो वो सिर्फ 6 महीने का भी दे सकता है। हालांकि मेरी मदर को पूरी उनकी पासपोर्ट की वैलिडिटी का मिला है और मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला है। और ये भी उन्होंने रूलिंग बताया कि अब मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करेगा केस टू केस और देगा कि उसे सिंगल एंट्री देना है या मल्टीपल एंट्री वीज़ा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, रिन्यू करवा के या फिर ये करो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि अगर आपको मिल रहा हो तो ज़्यादा टाइम का मिले। तो रिन्यू तभी कराएंगे ना जब किसी का हो रहा होगा एक्सपायर। ये कोई ऑप्शन थोड़ी है किसी के पास। यार देखो, ऐसा होता है कि ना अगर कुछ भी चेंज वेंज करा के, अगर कुछ अपने तरीके होते हैं कि अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करवानी हो या फिर सिग्नेचर अपडेट करवाना हो, वो आप अपडेट
के थ्रू करवा के आप पासपोर्ट नया बनवा लो तो उसमें पूरी वैलिडिटी मिल जाती है। वो तरीके होते हैं, ठीक है। You should be an immigrant consultant. और आपके पास दूसरा क्या है, फोटो होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन डिजिटल फोटो रिक्वायर्ड है। हालांकि उसकी आप फिजिकल कॉपी भी लेके रखो, मैं ये बोलूँगा, लेकिन डिजिटल एप्लीकेशन के लिए आपको डिजिटल फोटो चाहिए। स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिकेशन है पर्टिकुलर, उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास फोटो होनी चाहिए। और वो स्पेसिफिकेशन आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और I'll add the cards. ठीक है। और बाकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है, उसके हिसाब से फोटो होनी चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, अगर कोई भी आपका एप्लीकेंट है जो, अगर वो जॉब कर रहा है या फिर अगर वो बिजनेस कर रहा है, अगर जॉब कर रहा है तो उसके पास एक एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर होगा उसका, या फिर अगर बिजनेस कर रहा है तो बेसिकली क्या है उसका, हम बिजनेस सर्टिफिकेट, अगर कोई इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है या फिर कुछ भी एक तरह का है, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप की डीड और समथिंग लाइक दैट, अगर वो है आपके पास तो बिजनेस प्रूफ, बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा कि बिजनेस प्रूफ अगर वो है तो वो लगाना पड़ेगा। जैसे मेरी मदर हाउसवाइफ है तो उनके लिए कुछ नहीं लगा था, हमने एप्लीकेशन में डिक्लेयर करा था कि वो हाउसवाइफ है। और चौथी चीज़ ये होती है कि अगर एम्प्लॉय है तो उसकी पे स्लिप्स लगती हैं। एटलीस्ट मैं बोलूँगा कि 3 महीने की पे स्लिप्स लगाओ। जैसे यहाँ पे तो सेमी मंथली आती है, तो हर मंथ की 2 होती है, तो हम 6 लगाएंगे, तो लेकिन वहाँ पे हर मंथली आती है तो 3 महीने की एटलीस्ट होनी चाहिए। बिजनेस वालों के लिए मैं बोलूँगा टैक्स रिटर्न लगानी पड़ती है उनको, तो इनकम टैक्स रिटर्न लगाओ। और इसके अलावा एक और चीज़ है, बैंक स्टेटमेंट। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। भले ही आप अपना खर्चा खुद, इस पूरी ट्रिप का खर्चा खुद उठा रहे हो या फिर आपका स्पॉन्सर उठा रहा है, इन बोथ द केसेस आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। तो 6 बैंक महीने स्टेटमेंट की। किसकी लगेगी, लाइक द वन हु इज स्पॉन्सरिंग? मैं अभी एप्लीकेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये जितनी भी बातें हो रही है वो एप्लीकेंट की हो रही हैं, इस वजह से मैंने बोला कि अगर खर्चे स्पॉन्सर्ड कर रहा हो, आपका स्पॉन्सर कर रहा हो या फिर आप खुद कर रहे हो इस पूरे ट्रिप के, आपको बोथ द केसेस में स्टेटमेंट लगानी चाहिए और लगानी चाहिए, ठीक है। और एक और डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो आई वुड मतलब हाईली रिकमेंड कि आप वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लगाओ, क्योंकि वो आपके टाई अप दिखाता है होम कंट्री के साथ, ठीक है। इट मेक्स योर केस स्ट्रॉन्ग करता है, वही है कि हाँ मेरी एक प्रॉपर्टी है और मेरा कनेक्शन है, तो मैं मूव बैक कर जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं वहीं पे रह जाऊंगा और वापस नहीं जाऊंगा अपने वीज़ा एक्सपायरी के उस पर, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आपकी एक डिटेल जाती हैं एप्लीकेंट की डिटेल कैसी, कि उसके फैमिली मेम्बर्स के सारे नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, वो क्या करते हैं। तो जैसे मेरी मदर का था, मैं अपनी मदर का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि उनके पेरेंट्स का नाम, एड्रेस और उनके हस्बैंड और उनके जितने भी बच्चे हैं उनका नाम, उनके एड्रेस। ब्रदर सिस्टर नहीं जाते, पेरेंट्स जाते हैं और बच्चे जाते हैं, इनकी डिटेल्स जाती है कि हाँ वो उनका बस ये चीज़ चाहिए आती है कि एड्रेस और उनका पूरा नाम। तो ये सब जाता है एड्रेस प्रूफ, और ये एड्रेस प्रूफ नहीं, एड्रेस का वो चाहिए होता है कि हाँ कहाँ पे क्या रहते हैं, और ये पूरी एक डिटेल ना वो मांगते हैं। तो आपके पास ये डिटेल होनी चाहिए, नोट डाउन पहले ही करके रख लो, क्योंकि इस चीज़ को, क्योंकि यार हमारे पेरेंट्स काफ़ी एजेड होते हैं, अब उनके पेरेंट्स की भी डेट ऑफ बर्थ और उनका एड्रेस, तो वो सब पहले ही निकाल के रखो, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट होता है। ये तो सारी डिटेल्स हो गई एप्लीकेंट की कि एप्लीकेंट के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और दूसरा पार्ट आता है स्पॉन्सर का, कि स्पॉन्सर के एंड पे हमें उसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो चलिए स्पॉन्सर की बात करते हैं। स्पॉन्सर वो होता है जो बुला रहा है, जो कनाडा में है। मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ जैसे, तो स्पॉन्सर का सबसे वही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पासपोर्ट चाहिए। हमारा पासपोर्ट लगता है, प्लस हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट लगता है पीआर कार्ड हमारा। अगर मैं पीआर कार्ड हूँ, अगर मैं पीआर होल्डर हूँ, और अगर सिटीजनशिप है तो आपका सिटीजनशिप का कार्ड एक बनता है, या फिर जब आपका पासपोर्ट बनेगा तो वो सिटीजनशिप का प्रूफ होता है, तो वो लगता है, ठीक है। और अगर आप टेम्परेरी रेसिडेंट पे हैं तो वो उसका कोई कार्ड वार्ड तो नहीं होता बेसिकली, लेकिन पासपोर्ट पे आपका रेसिडेंट होता है, टेम्परेरी रेसिडेंट, डॉक्यूमेंट भी तो ठीक है। हाँ, तो ये लगता है।
तीसरी चीज़ ये लगती है कि मैं ऑब्वियसली यहाँ पे अगर जॉब कर रहा हूँ तो मेरा भी एक अपॉइंटमेंट लेटर अगर वो होगा तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर लगेगा। उसके साथ साथ मेरी 3 महीने की पे स्लिप्स लगती हैं और मेरा भी 6 महीने का बैंक अकाउंट लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपने केस में बताऊँ तो मैंने अपने केस में अपने लेटर में बताया है कि हाँ मैं ही स्पॉन्सर करूँगा सारे खर्चे अपनी मदर के, तो मेरे को अपना उतना फंड भी दिखाना पड़ेगा अपने अकाउंट में। 6 महीने की स्टेटमेंट तो दिखा रहा हूँ लेकिन मेरे को उतना फंड भी होना चाहिए कि मैं जिसमें ये प्रूव कर सकूँ कि हाँ मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैं सारे खर्चे उठाऊँगा तो उतना फंड मेरे पास है कि अगर वो आएंगी यहाँ पे रहेंगी और कहाँ कहाँ एक तरह का प्लान अगर वो भी ऑब्वियसली कोई भी सोचता है वीज़ा ऑफिसर कि आएंगे तो ऑब्वियसली घूमेंगे भी, तो सारा खर्चा उठाने के लिए आपके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि यू शुड हैव अ प्लान। अगर नहीं है तो भी एक आइटिनरी बनाओ कि आपका प्लान क्या है, कि आपको कहाँ कहाँ घुमाओगे, कैसे क्या करोगे। जो आपका लेटर ऑफ इंटेंट है अगर उसमें आप मेंशन करते हो तो ये आपके केस को स्ट्रॉन्ग करता है। ये बताता है कि आपका जो विजिटर वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो वो आपके पास विजिटर मतलब वो जो मतलब ठीक है। बाकी मैं बता चुका हूँ पासपोर्ट स्पॉन्सर की, पासपोर्ट, हमारा एम्प्लॉयमेंट लेटर, हमारी पे स्लिप्स। चौथी चीज़ है हमारी होती है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ यहाँ पे नॉर्मली यूटिलिटी बिल होता है, तो यूटिलिटी बिल एक एड्रेस प्रूफ लगता है। और उसके बाद मेरा बैंक स्टेटमेंट मैं बता चुका हूँ, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है, पीआर कार्ड लगता है। एंड एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पूरे विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन का, वो है इनविटेशन लेटर। मैं अपनी तरफ से एक इनविटेशन लेटर दूंगा जो कि IRCC को सबमिट होता है कि मैं ये मतलब एक क्रक्स बता देता हूँ कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं पासपोर्ट होल्ड करता हूँ इस नंबर का, और मैं अपनी मदर को जो कि वो ये पासपोर्ट होल्ड करती हैं मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ फॉर सो एंड सो पीरियड। उसमें पीरियड बताना पड़ेगा दोस्तों कि मैं 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने, 3 महीने इसके लिए बुला रहा हूँ। रीज़न देना पड़ता है, एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए जो कि आपका केस स्ट्रॉन्ग बनाता है कि हाँ मैं इस स्पेसिफिक रीज़न के लिए मैं अपनी मदर को बुला रहा हूँ या फिर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को बुला रहा हूँ, और मैं एश्योर करता हूँ कि जो वो यहाँ पर जब रहेंगी, जितने भी पीरियड में रहेंगी, तो वो कैनेडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगी और उनके वीज़ा का टेन्योर ख़त्म होने पे मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो वापस मतलब अपनी होम कंट्री में चली जाएंगी। ये लाइन स्पेसिफिकली अपने इनविटेशन लेटर में मेंशन करना, ठीक है। और इसके अलावा ये भी, अगर जैसे मैंने एक और लाइन ऐड करी थी कि मैं अपनी मदर की जितना भी इस ड्यूरेशन में जितना भी खर्चा होगा तो मैं बियर करूँगा सारे खर्चे को। तो अगर आपका भी केस ऐसा है तो आपको भी ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये मेंशन कर देना कि भैया जितना भी खर्चा है वो जो एप्लीकेंट है वो इस बियर करेगा, पर उनके अकाउंट में पैसे दिखा रहे हैं। हाँ मतलब जो भी एक्सपेंस बियर कर रहा है उसके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। ये फॉर ऑब्वियस रीजन कि भैया आप बोल रहे हो कि आप खर्चा उठा लोगे, आपके पास पैसे हैं नहीं, तो उसका रीजन मतलब क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं स्पॉन्सर साइड पे और एप्लीकेंट साइड पे। ये डॉक्यूमेंट्स आप सबसे पहले गैदर करो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप बैठो एप्लीकेशन अपना अकाउंट बनाने के लिए IRCC की वेबसाइट पे। तो कोई भी बना सकता है अकाउंट? हाँ कोई भी बना सकता है, इधर एप्लीकेंट भी बना सकता है फिर स्पॉन्सर भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है, ठीक है। मतलब समझ लो कि ID जो क्रिएट कर रहा है बेसिकली, तो मैं अमित मैं अकाउंट बना रहा हूँ अपनी मदर का विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए, या फिर मेरी मदर बना रही है अपना ही विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो बोथ द केसेस हो सकते हैं, कोई भी अपना अकाउंट बना सकता है। आई एम जस्ट प्रूविंग द पॉइंट कि मेरा यहाँ बैठना इंपॉर्टेंट है बाय जस्ट एडिंग समथिंग। हाँ तो ठीक है। बाकी इसमें फीस कितनी इन्वॉल्व होती है ये भी बता दूं। वीज़ा फीस जो होती है वो $100 है आज की डेट में, आगे जाके अपडेट हो जाए उसका मैं नहीं बोलता, लेकिन आज की डेट में $100 फीस है वीज़ा फीस, और एक बायोमेट्रिक्स फीस लगती है वो $85 है। तो ये हो गई फीस, सिर्फ $185, उसके अलावा और कोई फीस नहीं लगेगी आपकी, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप किसी कंसल्टेंट को देते हो वो जो फीस ले उसके बारे में हाँ अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हो तो वो तो सेपरेट इशू है। तो ये सब हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, ठीक है। हाँ हालांकि अगर
मैं बताऊं तो मैंने अपना एक और डॉक्यूमेंट लगाया था। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हो तो आप अपनी टैक्स रिटर्न भी लगा दो, ठीक है, पे स्लिप के अलावा तो वो भी एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, तो वो भी मैंने अपने अपने एंड से लगा दिया था, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाए तो अपना अकाउंट बनाओगे IRCC की वेबसाइट पे और फिर एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे। तो वहाँ पे एप्लीकेशन आपको, जो मैंने आपको बोला था कि इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि पूरी फैमिली डिटेल्स, तो वहाँ पे 1-2 फॉर्म है वो डाउनलोड करोगे आप, और वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सबमिट मतलब फिलअप होंगी और वो फॉर्म सबमिट होंगे। उसके अलावा जब आप पूरा एप्लीकेशन अपनी भर लोगे और फिर उसके बाद आप जब एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो आपको वीज़ा फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। वीज़ा फीस दे के आपको वीज़ा फीस और बायोमेट्रिक फीस एक साथ ही वो लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने अपना पूरा प्रोसेस कर लिया, वीज़ा फीस सबमिट कर दी, सब कुछ सबमिट कर दिया, तो एक दिन या फिर जैसे मेरी मदर का तो सेम डे पे एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया था। हालांकि मैक्सिमम 1 से 2 दिन होते हैं कि आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, और जैसे ही एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा आपके पास जो बायोमेट्रिक का इंस्ट्रक्शन लेटर है वो आ जाता है कि आपको बायोमेट्रिक्स करवाने हैं अपने। तो आप जाके अपने वीज़ा ऑफिसर VFS ऑफिस में अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं आपको। जो नेक्स्ट स्टेप होता है अपना बायोमेट्रिक्स दो, उसके बाद कोई नहीं, बस बैठ के वेट करो, ठीक है। और जैसे कि मेरा जो स्पेसिफिक रीज़न मैंने बताया था, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जल्दी मिलना लेट में मिलना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेटर दैट यू राइट, जिसमें आप रीजन देते हो कि उनके इस विजिट का पर्पस क्या है। हाँ, तो मतलब कि बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपने सीधे एप्लीकेशन सबमिट करी और आपको विजिट वीजा मिल गया। वो इंटेंट देखेंगे, रीजन देखेंगे, उसी के बेसिस पे देंगे। और आज जब रिसेंट रूलिंग के हिसाब से तो ये रीजन बहुत ज्यादा मैटर करने लग गया है कि आपको कितने महीने का मल्टीपल सिंगल एंट्री कैसा वीजा मिलेगा, ठीक है। हालांकि मैं जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रह रहा है और मैं जो देख रहा हूँ, पेरेंट्स को वो अभी भी मल्टीपल एंट्री वीजा दे रहे हैं थ्रू आउट, मतलब पासपोर्ट की वैलिडिटी तक का दे रहे हैं। लेकिन मेरा कोई इंडिविजुअल केस मैंने जो सुने हैं, मैंने देखा नहीं है ऑब्वियसली, मैंने जो सुने हैं, हाँ 4-4 महीने 5-5 महीने का सिंगल एंट्री वीजा भी अप्रूव हो रहा है लोगों का। इनफैक्ट पेरेंट्स का वीजा रिजेक्ट भी हो रहा है। हाँ, मतलब रीजन होना चाहिए। जैसे मेरे एक नोन में था, तो उन्होंने बेसिकली वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने अपनी मदर का वीजा लगाया था ये कह के कि वो मेरी हेल्प करेंगी, मतलब सपोर्ट के लिए मंगाया था। तो उनका विजिटर वीजा कैंसिल हो गया था ये बोल के कि हमारी कैनेडियन जो फैसिलिटी है वो इतनी कैपेबल है, हाँ कैपेबल है कि वो आपका अच्छे से केयर कर सके और आपको इसकी जरूरत नहीं है बाहर। You don't need anybody to call from India for that. We can take care of it. तो वही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रीजन बहुत जरूरी है। आप बोलो। but हाँ, क्योंकि नहीं रीजन के लिए ये, क्योंकि इन्होंने अपनी मदर का विजिटर वीजा का जो इनविटेशन लेटर है उसकी क्रिएटर ये थी। मेरी मदर के विजिटर वीजा के लिए इनविटेशन लेटर की क्रिएटर ये थी। तो रीजन, और ये ऑब्वियसली इंग्लिश ऑनर्स कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है लिटरेचर में, ChatGPT से भी इंग्लिश ठीक हो सकती होता है, ऐसा नहीं है मैं इम्पोर्टेंट हूँ, तो नहीं ऐसा नहीं है। मैं मजाक कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट मैं जो बोलने वाली थी वो भूलवा दिया। मैं ये बोलने वाली थी कि वो जिनका बता रहे हो, जिनका रिजेक्ट हो गया था, फिर उन्होंने विदिन 2 months दोबारा अप्लाई, विदिन 4 months, कितने टाइम बाद अप्लाई किया? आप अप्लाई तो कर ही सकते हो। तो उन्होंने दोबारा अप्लाई किया। इस बार रीजन ये दिया कि जो बेबी होगा उनके, उसके जब होने के बाद एक रिचुअल होता है जो करते हैं, उसके अंदर मदर का होना बहुत ऑस्पिशियस होता है और मतलब मदर का होना सिग्निफिकेंट होता है। एंड विदिन 4 months दे गॉट द वीजा अगेन। They don't hate your parents or your family. They just want to make sure कि आप वापस जाओगे और कोई solid reason है और ये कोई loophole नहीं है to enter the country. तो बेसिकली रीजन बहुत मैटर करता है। इनविटेशन लेटर पे आपको वो रीजन आपको जेन्युइन देना है और मेक श्योर करना है कि वीजा ऑफिसर कन्विंस हो जाए कि हाँ जेन्युइन रीजन है। तो बाकी वेट करना है। मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने अपनी मदर का रीज़न जो दिया था वो एक ऐसा रीज़न दिया था कि वो बहुत ही ज़्यादा नियर फ्यूचर में उनकी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर होने की, ठीक है। तो इसलिए विदिन 20 days उन्होंने अप्रूव कर दिया था। हालांकि मिलते मिलते वो
1 महीना लग गया, क्योंकि जैसे कि अभी स्टैम्प होने में हाँ स्टैम्प होने में जब पासपोर्ट सबमिट हुआ तो उसके कनेडियन बाद गवर्नमेंट ने तो 20 डेज में ही दे दिया डिसीजन। हाँ, तो लेकिन पासपोर्ट सब सबमिट हुआ प्रिंटिंग के लिए, वीज़ा प्रिंटिंग के लिए, तो वो 1 महीने बाद मिला उनको। उसका रीज़न ये था कि भाई अब जो अपने काफ़ी बंदे उन्होंने हटा लिए हैं, कनाडा गवर्नमेंट ने एम्बेसी से हटा लिए हैं, और यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी एम्बेसी से काफ़ी बंदे कम कर लिए हैं। तो उसका एक ये रीज़न था कि एप्लीकेशंस बहुत हैं, बंदे कम है काम करने के लिए। हालांकि लेकिन 20 दिन के अंदर दे दिया था, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए IRCC की मतलब दाद देता हूँ कि उन्होंने जो मेरा रीज़न था वो समझा, वो बहुत जेन्युइन रीज़न था, और उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 20 दिन के अंदर मेरी मदर की विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन अप्रूव कर दी। बाकी वो किस्मत का खेल था कि वो उसमें टाइम लग गया। तो ये पूरा प्रोसेस है विजिटर वीज़ा का, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी फीस लगती है, क्या कुछ होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि लेटर ऑफ इंटेंट में हमने ऐसा क्या लिखा और आपको क्या लिखना चाहिए, तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हो हमसे। हाँ नहीं मतलब देखो, मैं obviously, marketing का बंदा हूँ। थाउजेंड रुपीज किसी एजेंट को आप दो, वो सिर्फ बेसिकली देखो एजेंट क्या करता है, अरे कुछ मेरे नहीं। बोलने नहीं दिया आपने। हाँ, ठीक है बोलो। तो मैं एक मार्केटिंग का बंदा हूँ, इसलिए मैं अच्छी मार्केटिंग करके यहाँ पे आपको ये बताती हूँ कि हमारी मेंबरशिप ले लो और फिर आप हमसे 1-on-1 चैट कर सकते हैं। हाँ नहीं मतलब रीजन मैं सिर्फ पूरा घुमा फिरा के ये बोलूंगा, हर कोई जो खेलता है वो यही खेलता है कि इनविटेशन लेटर खेलता है। ठीक है, इनविटेशन लेटर कैसे बनाना है। हाँ, तो जो मतलब ये now you हाँ, continue जो the ये agent जितने भी इमिग्रेशन एजेंट हैं वो हर लोग कोई उनके पास क्यों जाता है कि भैया ये इनविटेशन लेटर ये रीजन अच्छे से बना के देंगे। और बट भाई हम कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं है, ना ही एजेंट है, हम हेल्प कर रहे हैं। वी कैन जस्ट गिव यू एडवाइस, बट आगे क्या डिसीजन होता है वो तो देखो हम क्या ही बताएं, वो तो हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो केस टू केस डिफरेंस करता है यार, हमारी लाइफ में बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐसा कुछ पॉइंट आया वी था कैन हेल्प विद योर जिसके लेटर लाइक, क्योंकि हमसे आपको शेयर करना पड़ेगा कि क्या आपका क्या पर्पस है बुलाने का, तो उसको हम मोल्ड करके कि क्या हम रीजन दे सकते हैं। हम नहीं, पता नहीं यार, ये पता नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है आपको ये बताने का, बट हाँ मतलब नहीं हम हेल्प कर सकते हैं बेसिकली हम वैसे हेल्प कर सकते हैं कि आइडिया दे सकते हैं, बेसिकली आइडिया दे सकते हैं। हालांकि लेटर आपको ही बनाना है, हम आइडिया दे सकते हैं कि हाँ ये रीजन लिखो या फिर ऐसा रीजन लिखो तो हो सकता है। हाँ बाकी और तो कुछ रह नहीं गया विजिटर वीजा पे। हाँ ये तो पता ही है आपको, जैसे कि आपको अगर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी मिला है तो आप एक बार के लिए 6 महीने तक ही रह सकते हो। 6 महीने के बाद आपको अपनी होम कंट्री मतलब कनाडा से बाहर जाना पड़ेगा, उसके बाद आप वापस आ सकते हो। बट आप एक्सटेंशन डाल सकते हो क्योंकि अभी नितिका की मदर यहाँ पे थी तो हमने उनका एक्सटेंशन डाला था। एक्सटेंशन उनका आ गया था, अप्रूव हो गया था, 5 मंथ्स के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। तो मैं एक शॉर्ट वीडियोस पे भी बना दूंगा कभी कि हाउ टू अप्लाई एक्सटेंशन इन अ वे वी आर लाइक ठीक है। तो काफी एक्सपीरियंस है हम ऐसी मतलब हाँ इन ऑल काइंड्स ऑफ वीजास तो माइंड यू। तो हाँ जैसे हम एक स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का है उसका भी एक्सपीरियंस है तो उस पर भी एक वीडियो हम बना के डालेंगे। ये विजिटर वीज़ा की थी, काफ़ी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास विजिटर वीज़ा के लिए। तो हम दोनों ने मिलके हम दोनों ने ही आपके सारी कंफ्यूजन्स दूर कर दी हो विजिटर वीज़ा के लिए। और इसके अलावा भी अगर कुछ भी मेरे से पॉइंट मिस हो गया हो, सॉरी नॉट मेरे से, हमारे से पॉइंट मिस हो गया हो तो वो कमेंट्स में मुझसे बता देना, हमें बता देना, हम उनके क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। नहीं फ्रेंड्स, मैं इतनी भी अटेंशन सीकर नहीं हूँ। यस, दिस वीडियो वाज सोली made by Amit. I was just here for his emotional support. He's a camera shy person, so बहुत जरूरी है, समझ लो ना। मैं तो होनी जरूरी है, देखो वीडियो में you know ठीक है। और इसके अलावा तो और कुछ वो मांगते नहीं, यही सब कुछ होता है, पूरा प्रोसेस है। होपफुली बट हाँ वो एक चीज तो रहेगी, हमने बोला था कि आप अपने भाई बहन या फ्रेंड्स को ही बता सकते हो, लेकिन वो क्या वो है तो वो ये है जो लेटर मतलब यू हैव टू हैव अ रीजन, वैलिड रीजन टू ऑर्डर। लेट्स से यू इट्स योर बर्थडे, यू आर हैविंग अ पार्टी या फिर यू आर ग्रेजुएटिंग, आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है जो कि हाईली मतलब अच्छी मानी जाती है यहाँ पे कि हाँ आपकी फैमिली सपोर्ट होना चाहिए उस टाइम पे।
ऐसे कोई रीजन देते हो तो आप अपने भाई बहनों का भी लगा सकते हो, बट देन अगेन इट्स ऑलवेज ट्रिकी जब आप किसी यंग जनरेशन को या बुलाते हो, यंग इंडिविजुअल्स को बुला रहे होते हैं, यंग इंडिविजुअल्स को बुला रहे होते हो, बिकॉज उनको शक होता है कि ये वापस नहीं जाएंगे। हाँ. तो आपको बहुत ही डिटेल, मतलब गो एज मच एज इन डिटेल एज पॉसिबल एक्सप्लेनिंग कि व्हाट्स द ओकेजन दैट दे आर अटेंडिंग इन कनाडा। और टाइज दिखाओ, टाइज दिखाओ अपनी होम कंट्री से कि job कितने दिखाओ। ज्यादा टाइज है आपके, जॉब है, प्रॉपर्टी है, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छा खासा सेटल्ड बिजनेस है, तो मैं वहाँ यहाँ पे कनाडा में क्यों ही रहने लग जाऊंगा या फिर रख जाऊंगी, बिकॉज मुझे इन वापस जाना पेरेंट्स से पड़ेगा। ज्यादा अगर आप अपने भाई बहन या दोस्तों को बुला रहे हो तो हाँ। उनका आपको मेक श्योर करना बहुत जरूरी है कि नो दीज आर हियर फॉर दिस पर्पस ओनली, एंड चांसेस आर कि उनको 6 महीने का वीजा ना मिले। अगर आपने बोला कि दिसंबर में वी हैव दिस इवेंट दैट दे नीड टू अटेंड, चांसेस आर यू विल गेट वीजा टिल मार्च। हाँ, तो मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं मिलेगा, भाई बहनों को भी मिल सकता है, भले वो यंग है, लेकिन ये चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं कि उनको 3 महीने 4 महीने का सिंगल एंट्री वीजा मिल जाए। ठीक है, तो सो वी होप कलेक्टिवली वी हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। बाकी अगर कुछ रहता है तो पूछ लेना। यस, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। See you in the next vlog ऐसे very आते soon. रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। पर अगर आपको हमारी बोरिंग सैड लाइफ में कोई इंटरेस्ट हो तो आप हमें बता सकते हैं, और हम आपको बता सकते हैं हाउ इज लाइफ इन सस्कैचुअन। हाँ, और बाकी डेली व्लॉग मतलब Should we do a daily vlog thing? Like, is it worth investing time and energy in daily vlog? Do you even want to see us daily? Huh. Okay, so just let us know what it is, and we'll definitely we'll try to work on whatever you guys want. See you in the next vlog. Bye. Bye guys, take care.